हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड थ्योरी के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं थ्योरी के माध्यम से। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना प्रजनन यानी जनन कहलाता है। अंगों के वैसे समूह जो जनन की क्रिया में सहायक होते हैं प्रजनन तंत्र कहलाता है। क्योंकि जो मानव होता है एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल प्राणी है, अर्थात नर मेल और मादा फीमेल लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु यानी स्पर्म उत्पन्न करते हैं उसे नर कहते हैं। जिन जीवों में केवल अंडाणु यानी ओवम की उत्पत्ति होती है उन्हें हम मादा कहते हैं। मानव जरायुज यानी बेबी पोरस अर्थात सीधे शिशु को जन्म देते हैं। अब ये दो तरीके से होते हैं, जरायुज और अंडायुज। जरायुज क्या होता है? जो अंडे ना दे करके सीधे बच्चे को जन्म देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेबी पोरस। अब अंडायुज क्या होता है? जो पहले अंडे देते हैं फिर बाद में अंडे से बच्चे निकलते हैं, उसे हम ओवी पोरस बोलते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक लैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब लैंगिक जनन क्या है? इसमें जीव अकेला ही वंश की वृद्धि करता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसमें अलैंगिक जीव यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। इसमें लैंगिक जनन निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद ही जीव बनना आरंभ होता है। इसमें युग्मक यानी गेमेट्स का निर्माण नहीं होता। इसमें युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही बनते हैं। आइए दोस्तों अब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया। देखिए, मेल में क्या निकलेगा? स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और फीमेल में क्या बनेगा? ओवम यानी अंडाणु का निर्माण होगा। और इन दोनों के पेयर को हम युग्मक यानी गेमेट बोलते हैं। ठीक, अब मेल का जो शुक्राणु होगा स्पर्म, इस फीमेल के अंडाणु यानी कि ओवम से जब मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया। अब निषेचन होने पर जो रिजल्ट आएगा उसे हम जायगोट यानी युग्मनज बोलेंगे। अब यही युग्मनज आगे चल के बेबी का रूप लेगा। आइए दोस्तों आगे हम और देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फीमेल के द्वारा मेल गेमेट यानी नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं। जो फीमेल के द्वारा फीमेल गेमेट यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम ओवम यानी अंडाणु कहा जाता है। स्पर्म तथा ओवम फर्टिलाइजेशन के द्वारा मिलते हैं जिसे हम जायगोट निर्माण होता है। ठीक, अब ये जायगोट यहाँ पे निर्माण हो गया, युग्मनज बन गया। ठीक, तब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, अब यही युग्मनज आगे चल कर के एम्ब्रियो बनेगा जिसे हम भ्रूण कहते हैं। अब ये भ्रूण आगे चलकर बनेगा फीट्स बनेगा। अब यही फीट्स आगे चल के बेबी का रूप लेगा यानी शिशु बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम प्यूबर्टी देख लेते हैं यानी कि यौन आरंभ। प्यूबर्टी एक प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे के प्रजननीय अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और वह प्रजनन के काबिल हो जाते हैं। मानव में यौन आरंभ प्यूबर्टी शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे बढ़कर प्रजनन में सामर्थ्य यानी जवान बन जाता है। यौन आरंभ की शुरुआत हार्मोन्स के बनने से होती है। तो जो फीमेल होती हैं ये 10 से 13 साल के बीच में फिट हो जाती हैं और जो मेल होते हैं ये 12 से 14 वर्ष के एज में फिट हो जाते हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वृषण से, इसे हम टेस्टिस बोलते हैं। इस वृषण में क्या होगा? इसमें स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनेगा। ठीक, अब इस स्पर्म में को सुरक्षा के लिए जो झिल्ली लगी होती है इसे हम वृषण कोश यानी स्क्रोटम कहते हैं। ठीक, और इसके ऊपर वृषण के ऊपर जो गांठनुमा संरचना होता है इसे हम अधिवृषण बोलते हैं। ठीक, इसमें से क्या होगा? शुक्राणु इस अधिवृषण में जाएगा और अधिवृषण से इस नलिका के द्वारा शुक्राशय में पहुंचेगा और शुक्राशय में यहाँ पे कुछ ग्लैंड लगी होती हैं और इस ग्लैंड यानी कि इस नली के द्वारा आएगा पेनिस में और पेनिस के द्वारा यूरेट्रा के द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों जो
ये नली लगी होती है, इस नली में जो शुक्राणु शुक्राशय में पहुंचता है तो उस नली को हम शुक्रवाहिका बोलते हैं, ठीक। और ये जा कर के पहुँचेगा किसमें, शुक्राशय में पहुँचेगा, और इसमें कुछ ग्लैंड्स लगी होती हैं जिसे हम कॉपर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। अब इस ग्लैंड के माध्यम से शुक्राशय पहुँचेगा पेनिस में। पेनिस का काम क्या क्या होता है, तो पेनिस का काम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को पहुंचाना, ठीक। और फिर उसके बाद में ये जो यूरेथ्रा होता है यानी मूत्र मार्ग के द्वारा से क्या होता है, स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो आइए दोस्तों अब एक एक करके हम इसको डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वृषण यानी टेस्टिस के बारे में। तो ये संख्या में एक जोड़ी होता है, ठीक। आकार इसका अंडाकार यानी ओवल होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण करना तथा मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करना। टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा की थैली होती है जिसे हम वृषण कोश यानी स्क्रोटम कहते हैं, कहा जाता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। इससे अधिक या कम पर तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, स्क्रोटम की मदद से टेस्टिस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। स्क्रोटम तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में सिकुड़कर छोटा हो जाता है, जिससे टेस्टिस के शरीर के पास आ जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में स्क्रोटम में प्रसार यानी एक्सपेंशन होने के कारण टेस्टिस शरीर से दूर चला जाता है और इस प्रकार तापमान को नियंत्रित करता है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे शुक्रजन नलिका के बारे में। तो टेस्टिस के आंतरिक रूप में कई खंडों में यानी लोबिस में विभाजित होता है। प्रत्येक लोबिस में पतली नली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम सेमीफोरस ट्यूबलिस कहा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो जो सेमिफोरस ट्यूबल्स के द्वारा स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है तथा मेल हार्मोन का भी निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे सेमिफोरस ट्यूबलेस को टेस्टिस की इकाई कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिवृषण के बारे में। तो जो अधिवृषण यानी कि सेमीफेरस ट्यूबलेस आपस में मिलकर टेस्टिस के बाहर एक घुमावदार गांठनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे हम एपिडिडिमिस अधिवृषण कहा जाता है। इसका काम शुक्राणुओं की परिपक्व यानी मैच्योर करना है, ठीक। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब शुक्रवाहिका के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी वाहिनी जो शुक्राणु स्पर्म का वहन करती हैं, जो उसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो नलिका है इसी नलिका के बारे में बात हो रही है। क्या करती है, शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुँचाती है। यहाँ से उठाई वृषण से और यहाँ पे पहुँचा ला के शुक्राशय में पहुँचा देगी। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब जान लेते हैं शुक्राशय के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते हैं में खुलती है। शुक्राशय यानी ब्लेंडर यानी मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। यहाँ पे क्या है, ब्लेंडर यानी मूत्राशय, इसके नीचे क्या है, शुक्राशय, ठीक। इसमें से स्थित ग्रंथियाँ से तरल पदार्थ का निर्माण एवं फ्रक्टोज के मिलने से बीर यानी सीमन का निर्माण होता है। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या होता है, यह ग्रंथि बीर के 20% भाग का निर्माण करती है। यह शुक्राणुओं का पोषण यानी न्यूट्रिशन व सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ पे जो ये ग्रंथि लगी है ग्लैंड, इसे क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। ये क्या करती है, तो ये शुक्राणु में न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ठीक। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब कॉपर ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यह वीर लेखन से पहले क्षारीय अल्कीन साफ रंगहीन चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करता है जिससे मूत्र मार्ग चिकना हो जाता है तथा मूत्र मार्ग में पेशाब की बची बूंदों की वजह से जो अम्लता होती है उसको भी प्रभावहीन कर देता है।
ताकि शुक्राणुओं में कोई भी हानि ना पहुँचे। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं यूरेथ्रा के बारे में, यानी मूत्र मार्ग के बारे में। यूरेथ्रा का क्या क्या होता है? तो मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन तथा सीमेन दोनों बाहर निकलते हैं। अब हम पढ़ते हैं पेनिस यानी शिश्न के बारे में। तो ये वाला जो पेनिस है शिश्न, इसके बारे में। तो यह नर का बाह्य जननांग होता है जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, और मूत्र का त्याग शिश्न के द्वारा ही किया जाता है। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये क्या होता है? यह मेल सेक्स हार्मोन्स है। पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेदार माना जाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में द्वितीयक सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी हो जाना, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा या ताकतवर होना। आइए दोस्तों अब हम पुरुष नसबंदी को पढ़ लेते हैं, वैसेक्टोमी। ठीक, तो वैसेक्टोमी क्या होता है? आप जानते हैं कि वीर्य यानी सीमन में मौजूद शुक्राणु स्पर्म महिला को गर्भ धारण कराने वाली एक सेल्स होती है। यदि इस शुक्राणु को महिला के अंडे तक पहुंचने से रोक दिया जाता है तो महिला के गर्भधारण को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को एक छोटे से ऑपरेशन द्वारा संपन्न किया जा सकता है, जिसे हम वैसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी कहा जाता है, इसमें क्या होता है? स्पर्म को वीर्य का भाग बनने से रोक दिया जाता है। इस क्रिया से पुरुषों की शुक्रवाहक नालिका अवरुद्ध कर दी जाती है, जिससे शुक्राणु वीर्य के साथ पुरुष लिंग तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं पे समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।